Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Jagati. So in this video we are going to deal about a very interesting topic axolotl larva और उसमें जो interesting चीज हमने पढ़नी है that is neoteny. ओके ये कुछ रेफरेंसेस हैं. मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये साइट्स को जाके ना खुद से भी एक बार जाकर के यहाँ के कंटेंट को क्या करें, एक बार गो थ्रू करें, इनको पढ़ें. देखिए कि वहाँ पे ना जो कंटेंट का है आपका काफी अच्छा अमाउंट में काफी वास्ट कंटेंट मिल जाता है. तो आप वहाँ पे जाके भी इन चीजों के बारे में, ये जो साइट्स हैं जैसे साइंस डायरेक्ट है, ब्रिटानिका है, नेशनल जियोग्राफिक है, ये ऐसी साइट्स हैं यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट और कुछ अलग सा हट के कंटेंट मिलता है. तो आप यहाँ पे जाके भी अपने टॉपिक्स को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. तो अभी सबसे पहले हम एक्सोलॉटल लार्वा के बारे में देखेंगे. क्या है एक्सोलॉटल लार्वा? सो हिस्टोरिकली द नेम एक्सोलॉटल रिफर टू द लार्वल स्टेज ऑफ एम्बायोस्टोमेटेड सैलामेंडर्स रिगार्डलेस ऑफ द स्पीशीज. एम्बायोस्टोमेटेड सैलामेंडर्स के लिए ये जो एक्सोलॉटल लार्वा है उसके लार्वा के लिए यूज किया जाता था, भले ही उसकी स्पीशीज कोई सी भी हो. लेकिन अभी क्या होता है, नाउअडेज इट इज रिजर्व टू अ सिंगल स्पीशीज. अभी के टाइम में सिर्फ एक ही स्पीशीज के लिए ये वर्ड यूज होता है और वो है आपकी एम्बायोस्टोमा मैक्सिकैनम. सिर्फ इसी स्पीशीज के लिए आप एक्सोलॉटल लार्वा का टर्म यूज करते हैं. और ये स्पीशीज आपको कहाँ मिलती है? एरिया नियर लेक सोशिमिल्को इन मैक्सिको. मैक्सिको में एक लेक है सोशिमिल्को, वहां पे आपको ये स्पीशीज इसकी मिलेगी. ठीक है, एम्बायोस्टोमा मैक्सिकैनम. इट इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में आती है ये आपका क्या, एक्सोलॉटल लार्वा. समझिए, इकोलॉजिस्ट एस्टिमेट दैट फ्यूअर देन 1000 एक्सोलॉटल्स एग्जिस्ट इन द वाइल्ड. अभी ये देखा गया है कि 1000 से भी कम सिर्फ ये बचे हैं. एंड द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो IUCN है, उसने क्या किया, इन्हें 2006 में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर क्या रख दिया है, उसकी लिस्ट में इन्हें ऐड कर दिया है. सो अनलाइक अदर सैलामेंडर्स दैट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, जो बाकी के सैलामेंडर्स हैं उनमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि लार्वल स्टेज से कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो उसे क्या होता है आपका जनरली आपका अडल्ट बनने में हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे हम मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग में पढ़ते हैं, राइट. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अदर सैलामेंडर्स में क्या होती हैं आपकी मेटामॉर्फोसिस होती हैं, एक्सोलॉटल्स नेवर आउटग्रो देयर लार्वल जुवेनाइल स्टेज फिनोमेना कॉल्ड नियोटनी. इनमें ये स्टेज जो लार्वल स्टेज है ये कभी आउटग्रो नहीं करती. मतलब यहाँ पे आप ऐसा नहीं दिखेंगे कि लार्वल स्टेज को छोड़ करके अडल्ट स्टेज में जा रहे हैं. देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं करेंगे, साइज में इंक्रीज होंगे, लेकिन सभी वो कैरेक्टर्स इनमें मेंटेन रहेंगे जो इनके लार्वल स्टेजेस में होते हैं. ठीक है, इसी ये ही जो फिनोमेना, दिस इज नियोटनी. ठीक, इट इज एन यूरोडेल सैलामेंडर है एंड अ पॉपुलर मॉडल ऑर्गेनिज्म विद इन द फील्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन. ये काफी अच्छा, इसको एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट किया जाता है क्योंकि इसकी रीजनरेटिव एबिलिटी के कारण कि अपनी पूरी लिम्स को, अपनी टेल को, स्पाइनल कॉर्ड और रेटिना, इन सारे पोर्शंस को रीजनरेट करने की क्या रखता है, इसमें एबिलिटी है. इसीलिए एक पॉपुलर मॉडल ऑर्गेनिज्म है ये. ओके, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले इसका मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, फिर उसको यहाँ से रिलेट करेंगे. सो देखिए, इसका साइज अबाउट 20 सेंटीमीटर होता है, 20 to 25 सेंटीमीटर लेंथ में देखा गया है. इसका कलर डार्क ब्राउन जिसमें ब्लैक स्पैकलिंग्स होंगी. इसके अलावा एल्बिनो और व्हाइट म्यूटेंट्स भी इसके कॉमन देखे गए हैं. इनके लेग्स और फीट क्या होंगे, छोटे छोटे पाँव होंगे. इनके लेग्स भी क्या है, छोटे हैं, फीट्स भी छोटे हैं. हैव अ लॉन्ग टेल, लेकिन टेल क्या है इनकी, लंबी है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनके लिम्स क्या है, छोटे हैं और टेल अच्छा खासा लेंथ में है. इसके अलावा fin is present at the dorsal side. dorsal side पे fin present है which is extended from the back of head to the tip of tail. dorsal side कौन सा, ये वाला साइड क्या है, dorsal side है, और नीचे वाला belly वाला पोर्शन क्या हो जाता है, ventral. तो dorsal side पे head के टिप से tail, ये जो fin है ये extend होती है और ये कहाँ तक जाती है, tail की टिप तक. And a lower fin also present which extend from the hind leg to the tip of tail. और नीचे साइड से भी, वेंट्रल साइड से भी फिन जाती है आपकी. तो ये कहाँ जाएगी, हाइंड लिम्ब, पीछे वाली लिम्ब है ना. देखिए, आगे वाले जो पैर होते हैं दैट इज फोर लिम्ब, उन्हें क्या कहेंगे आप, फोर लिम्ब. और जो पीछे वाले पैर हैं इन्हें हाइंड लिम्ब कहते हैं. तो जो हाइंड लिम्ब है वहां से ये फिन जा रही है और कहाँ तक जा रही है, टेल की टिप तक. दे आर पेडोमॉर्फिक, that is retain its larval traits throughout adulthood.
पेडोमॉर्फिक वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, जो अपने लार्वल कैरेक्टर्स को पूरा अडल्टहुड तक भी मेंटेन करे रखते हैं, उन्हें पेडोमॉर्फिक कहते हैं। देयर लाइफ स्पेन जनरली वेरीज, इनकी लाइफ स्पेन वेरी करती है। इसका मतलब अगर ये जनरल नेचुरल कंडीशन अपनी वाइल्ड कंडीशन में है जहाँ पे ये पाए जाते हैं तो ये 5 से 6 ईयर तक रहते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें कैप्टिव रख रहे हैं, मतलब इनको देख रेख में रख रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर इन्हें रखा जा रहा है, तो ये 15 साल तक क्या करता है, सर्वाइव कर जाते हैं। Their sexual differences can be seen in particularly in breeding season. इनके ब्रीडिंग सीजन के दौरान इन दोनों में सेक्सुअली जो कैरेक्टर डिफरेंसेस होते हैं, मतलब मेल कैसा दिखेगा, फीमेल कैसा दिखेगा, ये जो होता है कैरेक्टर्स आप ब्रीडिंग सीजन के दौरान इजीली देख सकते हैं, जो कि दिसंबर से आपका जून तक का रहता है। जो मेल हैं दे हैव स्लिमर एंड लॉन्गर टेल्स देन फीमेल्स। मेल्स की जो टेल होंगी स्लिम होती है, थोड़ी पतली होती है और लंबी होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। और मेल्स हैव स्वेलन एरिया अराउंड यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग, जहाँ पे क्लोएका होता है उनका, आपका यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग है जो, उसके अराउंड स्वेलिंग पोर्शन होता है। तो इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ओके, अभी आप यहाँ पे देखिए, ये है इसका आई लेंस हो गया, ये ब्रेन का पोर्शन दिखा है टीलेंसिफ्रॉन, क्योंकि यहीं से आपको ये थोड़ा डार्क लाइनिंग में स्पाइनल कॉर्ड दिखाई गई है। ओके, गिल्स प्रेजेंट है, एक्वेटिक एनिमल है, लंग्स है, लीवर है, इसके अलावा यहाँ पे ओवरी दिखाए गए हैं। बाकी आपने क्या देखनी है, इसकी हाइट, ये जो आपका देख रहे हैं साइज में कितना जाएगा, 20 से 25 सेंटीमीटर तक इसका क्या होगा, लेंथ होगा। एक लंबी टेल है, साइज इनके जो फिट्स का है वो क्या है आपका, छोटा रहता है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं नियोटनी में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही पढ़ना है। और दूसरा एक इमेज ये भी है आपको, अगर फोटोग्राफिक इमेज इसका देखना है तो। अब यहाँ पे देखिए, सो नियोटनी डिस्क्राइब अ फॉर्म ऑफ पेडियोमॉर्फोसिस। पहले समझिए, पेडियोमॉर्फिक एक वर्ड पढ़ा था हमने यहाँ पे अभी, जस्ट पेडियोमॉर्फिक, ये दो टर्म ही ना एक्सोलॉटल लार्वा से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही दो टर्म है, इसीलिए ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाया गया है। पेडियोमॉर्फिक क्या पढ़ा कि ऐसे इनको कहेंगे पेडियोमॉर्फिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने लार्वल कैरेक्टर्स को अपने अडल्टहुड तक ले जाते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, पेडियोमॉर्फिक। तो ये क्या बोल रहा है, नियोटनी डिस्क्राइब अ फॉर्म ऑफ पेडियोमॉर्फोसिस। नियोटनी क्या दिखाती है, एक फॉर्म है पेडियोमॉर्फोसिस का, और द रिटेंशन ऑफ एंसेस्ट्रल जुवेनाइल फीचर्स इन डिसेंडेंट अडल्ट ऑफ अ लीनिएज। जो आपके इन्नेट उन्हें जो कैरेक्टर्स लार्वल स्ट्रक्चर में मिल रहे हैं वही उनके अडल्टहुड तक जाएंगे। ठीक है, इट इज डिलेड मैचुरेशन लिंक टू रिटार्डेड डिफरेंशिएशन which result in retention of juvenile physical characteristics into maturity in adult individual। ये क्या है आपका, नियोटनी क्या है आपकी, डिलेड मैचुरेशन है, मैचुरेशन जल्दी नहीं हो रहा, देर से हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन रिटार्डेड हो रहा है। कैसा डिफरेंशिएशन हो रहा है, रिटार्डेड डिफरेंशिएशन। और उस डिफरेंशिएशन की वजह से कैसे, मैचुरेशन देर में हो रही है, मैचुरेशन देर में होने की वजह से जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए था, मतलब आपका लार्वा से अडल्ट बनने के लिए जो भी डिफरेंशिएशंस होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे, रिटार्डेड हो रहे हैं। रिटार्डेड मतलब डिक्रीमेंट आ रहा है, कोई प्रॉपर पॉजिटिव नहीं है वो, जिसकी वजह से क्या है कि जुवेनाइल जो कैरेक्टर्स हैं, फिजिकल कैरेक्टर्स, वही अडल्ट में जा रहे हैं मैच्योरिटी के दौरान भी। ठीक है, सो पेडियोजेनेसिस इज द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। अब पेडियोजेनेसिस क्या है, तो पेडियोजेनेसिस क्या है, एक एक्ट है रिप्रोडक्शन का बाय एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज नॉट अचीव फिजिकल मैच्योरिटी। अब ना कंफ्यूज नहीं होना है, सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके कुछ लार्वल कैरेक्टर्स हैं, मान लीजिए टेल है इसमें सब, ठीक है। अगर यही इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ, अभी क्या है, जब ये लार्वल स्टेज में कोई ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता, वो सेक्सुअली क्या नहीं होता, मैच्योर नहीं होता। तो इन जनरल अगर आप फ्रॉग का भी पढ़ेंगे तो जो उसका लार्वल स्टेज है, टेडपोल वाला स्टेज है, वहां पे वो क्या नहीं होता, सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो सकता, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसीलिए वो क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस करता है और एक अडल्ट फ्रॉग में चेंज होता है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके, अपना जो उसकी अपना जनरेशन है उसको आगे बढ़ा सके। ठीक, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है यहाँ पे आपका नियोटनी, जिसे पेडियोमॉर्फोजेनेसिस या पेडियोजेनेसिस कह रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करा, अपनी लार्वल स्टेज में था, अब ये हो गया अडल्ट स्टेज में। लेकिन अडल्ट स्टेज में भी इसके पास वो सारे कैरेक्टर्स हैं अपने जो इसके पास लार्वल स्टेज में थे। क्या थे, जितने भी ये लार्वल स्टेज थी, और ये इसकी कैसी स्टेज है, मैच्योर स्टेज है। तो ये जो चीज हो रही ना, दिस इज नियोटनी। अपने लार्वल कैरेक्टर्स को उसने क्या करा हुआ है, मेंटेन करके रखा है और
अडल्ट फॉर्म में भी। लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे एडिशन है कि ये ऑर्गेनिज्म जो लार्वल स्टेज में सेक्सुअली मैच्योर नहीं था, आपका जब अडल्ट बनता है तो मैच्योर हो जाता है। कैसे? सेक्सुअली मैच्योर। तो अब अगर ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना चाहेगा तो ये रिप्रोड्यूस होगा, इसमें रिप्रोडक्शन कैपेबल, ये रिप्रोडक्शन के लिए क्या है? कैपेबल है। तो यही चीज़ क्या होती है? पेडियोजेनेसिस, कि एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन करना जिसने अपने अंदर सारे लार्वल कैरेक्टर्स को क्या करा है? मेंटेन करके रखा है। बोल रहा है ना, पेडियोजेनेसिस इज द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन बाय एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज नॉट अचीव फिजिकल मैच्योरिटी, जिसमें फिजिकल मैच्योरिटी नहीं आई है, तो लार्वल स्टेजेस तो मेंटेन करके रखी है उसने, साइज में ग्रो हो गया है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, पेडियोजेनेसिस is the production of organisms by an organism in its larval or juvenile form and elimination of adult phase of the cycle. लार्वल फेज या जुवेनाइल फेज में क्या कर रहा है वो? अपने किस चीज के लिए कैपेबल है? रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जब प्रोड्यूस करते हैं उसी प्रोसेस को पेडियोजेनेसिस कहा गया है। अब ये तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स लैब में रख के, जब हमने पढ़ा था ना कि उनकी लाइफ स्पेन वेरी करता है, तो ये जब उनको कैप्टिवेट करके रखा गया, तो जब व्हेन एक्सोलॉटल kept in laboratories for the research or the demonstration, it is in the form of larva or large tadpole. जब एक्सोलॉटल्स को लेबोरेटरीज में रखा गया, लार्वा और लार्ज टेडपोल के फॉर्म में वो थे। When they have given special treatment, जब उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, कैसे? By stimulation of thyroid gland activity, they show metamorphosis. उन्हें जब उनके थायराइड ग्लैंड को आपको क्या स्टिमुलेट करा गया, तो उन्होंने मेटामॉर्फोसिस शो करी। दे लूजेस देयर, उन्होंने अपने गिल्स लूज कर दिए, ठीक है, एंड टेक्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरेस्ट्रियल सैलेमेंडर, और टेरेस्ट्रियल सैलेमेंडर की कैरेक्टरिस्टिक्स को ले गया। तो इन जर्मनी में ये भी देखा गया रिपोर्ट्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस एक्सोलॉटल दैट हैज प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अब अभी आप समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है। जब भी मेरे ख्याल से जब आप लोगों ने फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ेंगी। होता क्या है, देखिए कोई भी जो लार्वल स्टेज है ना, वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं होती, इसीलिए वो क्या करती है? मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट स्टेज में चेंज होती है। अब यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उससे निकलने वाला हार्मोन जो कि क्या है आपका? थायरोक्सिन हार्मोन है। और इस हार्मोन के लिए आपका बहुत ज़रूरी होता है आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, थायरोक्सिन नहीं बनेगा, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस नहीं होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर लार्वल फॉर्म से अडल्ट में जाना है तो मेटामॉर्फोसिस परफॉर्म करने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन का होना ज़रूरी है, तभी मेटामॉर्फोसिस होगी। जब मेटामॉर्फोसिस होती है, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो लार्वल स्टेजेस में है लेकिन अडल्ट के स्टेजेस के लिए नहीं चाहिए, वो सभी क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाते हैं और कुछ नए स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, ऑब्वियसली उस कंडीशन को अडॉप्ट करने के लिए। ऐसी चीज आपने फ्रॉग में भी देखी होगी, जैसे टेल गायब हो जाती है, जो आपका इंटेस्टाइन है उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। तो एक केस ये भी पढ़ाते थे कि अगर आपका जो टेडपोल है, फ्रॉग के केस में जो टेडपोल है उसे एक ऐसे पानी में रख दिया गया है जिसमें आयोडीन डेफिशिएंट है। जो कैसा डेफिशिएंट है? आयोडीन डेफिशिएंट। तो रिजल्ट ये देखा गया कि ये सेम ऑर्गेनिज्म बड़ा हो जाता है साइज में उन्हीं टेडपोल कैरेक्टर्स के साथ। साइज में बड़ा हो गया, उसकी एज बढ़ गई है, उसका टाइम जो आपका अडल्ट बन गया है, लेकिन वो अभी अपने टेडपोल कैरेक्टर्स के साथ ही है। सेम यही चीज यहाँ पे हो रही है, क्योंकि ऐसा ये बर्ड से नहीं है, ऐसा उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करेगा। और ये उसका प्रूफ क्या है? ये एक्सपेरिमेंट्स कि जब एक्सोलॉटल लार्वा को लैबोरेटरी में रखा गया, क्या करा गया? कुछ चीज़ों के थ्रू उसके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करा गया। अगर थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो रहा है तो थायरोक्सिन रिलीज होगा, और थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो मेटामॉर्फोसिस होने के लिए क्या है आपका ज़रूरी है। तो उसे सारी कंडीशंस मिली जिसमें उसमें मेटामॉर्फोसिस हो सकती है। तो क्या हुआ? एक्सोलॉटल्स के गिल्स क्या हो गए आपके? लूज हो गए। कुछ ऐसे चेंजेस उसने अडॉप्ट कर लिए जो उसको आपके टेरेस्ट्रियल सैलेमेंडर्स में होते हैं। और ये भी देखा गया, इवन जर्मनी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये भी देखा गया कि जो मेटामॉर्फोसिस हुआ एक्सोलॉटल है आपका, वो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में क्या है? कैपेबल है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जहां पे वो लार्वा रहता है, एक्सोलॉटल लार्वा, वहां की कंडीशंस ऐसी कंडीशंस हैं जो मेटामॉर्फोसिस नहीं होने देती। अब खुद समझिए, ये जो फ्रॉग के केस में ले लीजिए, चलिए ये जो लार्वल स्टेज है, ठीक है,
ये एक जहाँ पे भी ये रह रहा है वहाँ पे अबंडेंस है, खाने की अबंडेंस है, उसको किसी चीज़ का, उसको कोई कंपटीशन नहीं करना, जो भी चीज़ें सारी फेवरेबल कंडीशन जो भी उसको चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए सब है, लेकिन स्टिल वो चूज करता है क्या करना, मेटामॉर्फोसिस करना। क्यों? क्योंकि वो अपनी आगे प्रोजेनी नहीं बढ़ा पाएगा, अपना जनरेशन आगे नहीं बढ़ा पाएगा। एक वाटर बॉडीज है, पॉन्ड है, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए वहाँ पे टेडपोल्स हैं और उनके पास सफिशिएंट खाना और कोई ऐसा प्रेडेशन के लिए भी कोई खतरा नहीं है, जो भी उन्हें वाटर बॉडीज से रिक्वायरमेंट है, सब चीज़ें प्रॉपर सब, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, फिर भी वो चूज करता है क्या करना, मेटामॉर्फोसिस करना, अडल्ट में बनना। क्यों? क्योंकि वो बिना अडल्ट फॉर्म के क्या नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, उसे वो सेक्सुअल मेच्योरिटी नहीं गेन कर सकता अगर उसे आपका सेक्सुअल मेच्योरिटी उसकी अडल्ट स्टेज में ही होनी है, इसीलिए उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, इस एक्सपेरिमेंट जो इसने रिजल्ट बताया उसके थ्रू इतना तो हमें आइडिया लग गया है कि जिस एनवायरमेंट में या जहाँ पे भी ये एक्सोलॉटल लार्वा रह रहा है वहाँ पे ऐसी कंडीशन है जो मेटामॉर्फोसिस होने नहीं दे रही। क्योंकि अगर मेटामॉर्फोसिस हो रही तो अगर कंडीशंस फेवरेबल है मेटामॉर्फोसिस के लिए तो मेटामॉर्फोसिस शो हो ही रही है ना। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो नियोटनी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला, फूड की अबंडेंस, खाने की बहुत ज़्यादा और सारे फेवरेबल कंडीशंस। दूसरा, डीप वाटर एंड कोल्डनेस, गहरे पानी में रहता है और वहाँ का ठंडापन, जो पानी का, गहरे पानी का, उससे होता क्या है, थायरॉक्सिन नहीं रिलीज होगा। थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। दूसरा, सलाइन नेचर ऑफ वाटर, वो भी किसके लिए, नियोटनी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। चौथा, लो टेम्परेचर, ठंडा, कोल्डनेस यहाँ पे आ गया है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरेस्ट ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो ये सारे फैक्टर्स जहाँ पे आपका लार्वा रहता है वहाँ पे ये सभी चीज़ें हैं, फूड की अबंडेंसी है, सारे फेवरेबल कैरेक्टर्स है, पानी बहुत ठंडा है, थायरॉक्सिन रिलीज नहीं हो पाता, थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा तो मेटामॉर्फोसिस होनी ही नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो नियोटनी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो क्या था यहाँ पे कि आपका जो लार्वा में जो भी चेंजेस होने चाहिए मेटामॉर्फोसिस के दौरान, वो चेंजेस उसमें नहीं हो पाते, क्योंकि ये फैक्टर्स जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ पे कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी होंगे, लेकिन इस स्लाइड में मैंने सिर्फ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स को ही डील करा है। बाकी हमने ये देख लिया कि अगर उसे लेबोरेटरी में रख के देखा कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अगर उसे ऐसे फैक्टर्स दिए जा रहे हैं, उसके थायरॉक्सिन ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया जा रहा है, थायरॉक्सिन अगर रिलीज हो रहा है तो मेटामॉर्फोसिस भी क्या हो रही है, शो हो रही है। तो ये था आपका क्या, नियोटनी एक्सोलॉटल लार्वा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आपको ये जो PDF है इसका, वो आपको टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी विद जागृति में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एंड थैंक यू।